इंट्रोडक्शन जो था उसके ऊपर एक आध डेफिनेशन या एक आध मीनिंग शॉर्ट नोट 2-3 मार्क का आ जाता, दैट विल बी डेल्ट विथ लेटर ऑन। मटेरियल में फर्स्ट क्वेश्चन वी हैव टू आंसर और वी हैव टू एड्रेस वाज हाउ मच टू ऑर्डर, हाउ मच टू ऑर्डर। अब देखिए एक मारुति उद्योग जैसी कंपनी है तो वहाँ पे 10-12 पुर्जे बनाते हैं और 5000 से ज़्यादा पुर्जे खरीदते हैं, दे बाय इट एंड दे असेंबल इट एंड देन दे सेल यू फिनिश प्रोडक्ट दैट इज़ कार। ठीक है, तो एक एक पुर्जे के लिए अलग अलग कंजम्पशन रहता है। जैसे हमने देखा एक कार के लिए 5 टायर लगते हैं तो 2 हेडलैम्प लगते हैं तो एक ही स्टीयरिंग लगता है, तो उसके हिसाब से कैलकुलेशन करने पड़ेंगे। मान लो उनको 1000 कारें बनानी है पर्टिकुलर टाइप की, तो 1000 कार बनाने के लिए कंजम्पशन ऑफ टायर्स विल बी 5000, whereas consumption of headlamps will be 2000, whereas consumption of steering wheels will be only 1000. Very simple. So that's how much to order. First thing it will depend upon consumption. उस टाइप का पर्टिकुलर रॉ मटेरियल या स्पेयर पार्ट हमें कितना लगने वाला है, कंजम्पशन पे डिपेंड करेगा। ठीक है, और फिर उसके बाद जो स्टोरेज कॉस्ट कल हमने बात की थी, स्टोरेज कॉस्ट यानी कैरिंग कॉस्ट, कुछ याद है? कैरिंग कॉस्ट मतलब उसमें इंक्लूड होता है इंटरेस्ट, उसमें इंक्लूड होता है रेफ्रिजरेशन और एयर कंडीशनिंग चार्जेस, उसमें इंश्योरेंस, स्टॉक इंश्योरेंस, ये सारा इंक्लूड हो जाता है उसमें, दैट इज कॉल्ड एज कैरिंग कॉस्ट। ठीक है, देन यू हैव टू प्लेस द ऑर्डर, दैट इज कॉल्ड एज ऑर्डरिंग कॉस्ट। और मटेरियल की बेसिक कॉस्ट प्लस टैक्सेस वगैरह जो भी वैट फैट जो भी होगा वो सब मिला के दैट इज मटेरियल कॉस्ट। तो ऑल एंड ऑल देयर आर 3 कंपोनेंट्स, दैट इज मटेरियल्स, मटेरियल की कॉस्ट, देन ऑर्डरिंग की कॉस्ट, कैरिंग की कॉस्ट। और हमें ऐसा क्वांटिटी एट ए टाइम मंगवाना है, ऐसा क्वांटिटी एट ए टाइम मंगवाना है, बार बार मंगवाते जाना है, बट एट ए टाइम ऐसा मंगवाना है सो दैट द टोटल ऑफ दिस 3 कॉस्ट इज मिनिमम फॉर द ईयर or for any given period, say 6 months or 1 year or whatever period you want to calculate. Generally we calculate per annum because generally you prepare balance sheets, P&L account, everything per annum. So unless otherwise specified, period means 1 year. तो हमारा ये बेसिक सवाल है कि भाई हमें एक साथ कितना ऑर्डर करना चाहिए so that the total of the 3 cost, material, ordering and carrying is minimum. That is the basic question. ठीक है, अब ये क्वेश्चन के लिए आज एक पहला प्रॉब्लम सॉल्व करेंगे हम लोग। ठीक है, तो हमारा बेसिक क्वेश्चन है हाउ मच टू ऑर्डर, उसी को हम बोलते हैं EOQ, इकोनॉमिक ऑर्डर क्वांटिटी। ठीक है, तो क्वेश्चन लिखिए आप, उसमें का नहीं है, इलस्ट्रेशन है, लिखिए अलग से। फॉर सर्टन आइटम ऑफ इन्वेंट्री, for certain item of inventory, for certain item of inventory, annual consumption is 3600 kg. Annual consumption is 3600 kg, यानी साल भर में 3600 किलो वो टाइप का रॉ मटेरियल लगता है। आगे the ordering cost per order, ordering cost per order is ₹50. Ordering cost per order is ₹50. Then the inventory carrying cost, आगे लिखिए, inventory carrying cost per unit per annum. The inventory carrying cost per unit per annum is 16%, is 16%, full stop, is 16%. Find most economical order quantity. Find most economical order quantity. Find most economical order quantity. तो ये एक स्टैंडर्ड प्रॉब्लम रहता है।
वन वेरी स्टैंडर्ड प्रॉब्लम, ठीक है, कि भैया आपको कंजम्पशन साल का कितना है वो दे देंगे, रियल लाइफ में आपको ही निकालना पड़ेगा। वो कैसे निकालेंगे? प्रोडक्शन कितना करना है उसको मल्टीप्लाई कर लो। जैसे 1000 कार बनाने हैं, टायर चाहिए तो 5 से मल्टीप्लाई कर लो, हेडलैम्प चाहिए तो 2 से मल्टीप्लाई कर लो। रियल लाइफ में आपको एक्चुअली कैलकुलेट करना पड़ेगा। आपके एग्जाम में एकेडमिकली सारी फिगर दिए रहे थे, अपने को सिर्फ कैलकुलेट करके बताने का है। तो बेसिक ये है कि 3600 किलो मटेरियल हम साल भर में कंज्यूम करेंगे, एनुअल कंजम्पशन। इसके लिए कुछ हमने स्टैंडर्ड सिंबल यूज़ करते हैं। ज़रूरी नहीं है कि सारे एग्जामिनर ने, सारे बुक वालों ने वही सिंबल यूज़ करना चाहिए, ज़रूरी नहीं है, बट आई यूज़ दिस एंड वी ऑल विल बी यूजिंग दिस। एनुअल कंजम्पशन के लिए सिंबल ए यूज़ करेंगे, देन ऑर्डरिंग कॉस्ट के लिए सिंबल ओ यूज़ करेंगे, और कैरिंग कॉस्ट के लिए सिंबल आई यूज़ करेंगे, आई, ठीक है। कैरिंग कॉस्ट आई 16%। अब सवाल है 16% मतलब काय का 16%? काय का 16%? तो वो दिया नहीं है ना, तो 16% काय का ऑफ द मटेरियल की कॉस्ट, तो फिर मटेरियल की कॉस्ट भी देना पड़ेगा। तो एक पॉइंट वो भी लिख लीजिए, मटेरियल कॉस्ट, मटेरियल्स कॉस्ट, मटेरियल्स कॉस्ट ₹1 पर केजी, सस्ता है रॉ मटेरियल, ₹1 पर केजी। इसके लिए हम सिंबल यूज करते हैं सी, इसके लिए सिंबल यूज करते हैं सी। मतलब कि वो मटेरियल जो है वो ₹1 का एक मिलता है, ₹1 का 1 किलो या 1 यूनिट, और उसका जो कैरिंग कॉस्ट है 16% आता है। वे 16% क्या होता है? तो ₹1 का मटेरियल आप लेंगे और स्टॉक में रख देंगे साल भर के लिए, तो ₹1 आपका इन्वेस्ट हो गया, उसमें ₹1 ब्लॉक हो गया, कैपिटल ₹1 ब्लॉक हो गया। उसके और बैंक वाला इंटरेस्ट चार्ज करेगा, मतलब आप वर्किंग कैपिटल लोन लेंगे तो उसके ऊपर बैंक वाला इंटरेस्ट में भी 12-13% कुछ तो भी जो रहेगा वो, या फिर अपने पैसे है तो उसकी अपॉर्चुनिटी कॉस्ट रहती है। तो ये सारा प्लस इंश्योरेंस वगैरह होगा उसका, वो सारा मिला के हमने कैलकुलेट करके दे दिया 16% ऑफ द मटेरियल कॉस्ट। मतलब ₹1 का आइटम है तो 16% के हिसाब से 16 पैसे उसके ऊपर खर्च आएगा। 1 यूनिट 1 साल भर स्टॉक में रख देंगे, 1 यूनिट 1 साल भर स्टॉक में रख देंगे, कैरी करेंगे अपने साथ, तो दैट विल कॉस्ट यू 16 पैसा। आर यू फॉलोइंग? 16 पैसा कैसा है? 16% ऑफ ₹1, दैट इज इक्वल टू 0.16। 16, या फिर आप चाहे तो आपका कंफ्यूजन कम हो इसलिए ऐसा भी लिख सकते हैं, इंटू ₹1 एंड दैट इज इक्वल टू 0.16। क्योंकि नेक्स्ट प्रॉब्लम में हो सकता है ये ₹1 की जगह ₹50 हो, तो ये बदल जाएगा ना फिर, इसलिए ₹1 इंटू 16%। तो जो डेटा दिया वो क्लियर है कि आपको? देखो पहले, व्हाट योर डेटा इज गिवन, इज इट क्लियर? क्या क्या डेटा दिया है? 4 दिया है आपको। एनुअल कंजम्पशन 3600 किलो, ऑर्डरिंग कॉस्ट, एक ऑर्डर प्लेस करने के लिए ₹50, मतलब 2 के लिए 100, 3 के लिए 150 एंड सो ऑन। कैरिंग कॉस्ट पर एनम, पर यूनिट, पर एनम, मतलब 1 यूनिट स्टॉक में 1 साल भर के लिए रहता है, तो आपके लिए 16 पैसे खर्चे आएंगे। 16 पैसे कैसे लाए हमने? तो ₹1 का वैल्यू है उसका, उसको लेके डाल दिए, डंप कर दिए गोडाउन में, तो ₹1 ब्लॉक हो गया। उसके ऊपर आपको इंटरेस्ट देना पड़ेगा, बैंक का इंटरेस्ट, वर्किंग कैपिटल का इंटरेस्ट, जो भी हो, इंश्योरेंस रहेगा, ये सब मिला के हमने 16% रफली कैलकुलेट किए। वो 16% दैट इज 0.16, 16% ऑफ ₹1 दैट इज 0.16। और मटेरियल की कॉस्ट ₹1 है। फिर हमें करना क्या है कि हमें ये देखना है कि हमें साल, यानी एक बार ऑर्डर करेंगे तो कितना लाएंगे, एक साथ कितना लाएंगे। जैसे हमने घर का एग्जाम्पल लेते तो जल्दी समझता। बहुत सारे घरों में महीने का किराना लाते हैं, महीने का लाते हैं, सो गेहूँ, चावल, दाल सब 1 महीने का लेके आते। सो दे हैव टू प्लेस द ऑर्डर 12 टाइम्स और दे हैव टू प्रोक्योर 12 टाइम्स इन ईयर। कुछ फैमिलीज रहती है वो कुछ आइटम साल का लेके आते हैं, जैसे चावल है, गेहूँ है, दाल है, ये लोग एकदम मार्च अप्रैल महीने में सस्ता रहता है, पूरा बम्पर हार्वेस्ट मार्केट में आ जाता है, सप्लाई ज़्यादा रहता है इसलिए कॉस्ट कम रहता है। तो पीपल गो इनटू द होलसेल ग्रेन मार्केट एंड दे बाय फुल ईयर्स क्वांटिटी एट अ स्ट्रेच। तो इस साल में एक ही बार ले रहे हैं वो, बट ऐसा कोई शायद ही होगा कि बोले 5 साल का अनाज लेके रख दो एकदम से। ऐसे रखते क्या अपन? नहीं रखते। या फिर बोले अनाज साल का ले रहे, सस्ता मिलता,
अब कभी हरा धनिया अपने को 5 रुपये किलो मिलता, तो कभी 5 रुपये का 50 ग्राम मिलता रहता ना। हरा धनिया के भाव बहुत बढ़ते रहते हैं, एवरी डे वी नीड इट। तो जब वो 5 रुपये किलो हो गया तो बोले 1 आध क्विंटल लेके रखो, तो नहीं, वो पेरिशेबल आइटम है। तो एवरी आइटम विल बी ट्रीटेड इन अ डिफरेंट मैनर। तो हमें यहाँ पे ये देखना है कि साल का कंजम्पशन तो 3600 किलो है, लेकिन एक साथ हम कितना लेंगे, सो दैट मटेरियल की कॉस्ट, कैरिंग की कॉस्ट और ऑर्डरिंग की कॉस्ट तीनों मिला के कम से कम हो, ये हमारा उद्देश्य है। अब वो कैसे करेंगे बोले, तो कुछ नहीं, कर कर के देखना पड़ता। मतलब क्या कि 3600 है तो महीने का कितना होता, साल का कंजम्पशन 3600, महीने का कितना 300। तो एक काम करते 300 लेके देखते हैं, कि सपोज अपन एट ए टाइम 300 किलो लेते गए तो कॉस्ट क्या आएंगे। फिर 300 के बाद अपन ऐसा करेंगे 600 करके देखेंगे या 1000 करके देखेंगे, जो भी आप बोलेंगे वो करके देखते जाएंगे। और ऐसा कर करके जिस क्वांटिटी के लिए कॉस्ट कम से कम आएंगी वो हमारा आंसर, खत्म बात। समझे क्या? तो पहले शुरुआत करते तो समझेगा आपको। तो एक टेबल बना दिए, तो टेबल के लिए टाइटल डालिए आप टेबल का, इन्वेंट्री, टोटल इन्वेंट्री कॉस्ट, टोटल इन्वेंटरी कॉस्ट फॉर डिफरेंट ऑर्डर क्वांटिटी, फॉर डिफरेंट ऑर्डर क्वांटिटी। मतलब हमारी ऑर्डर क्वांटिटी जो है बदलते जाएगी, अलग अलग रहती जाएगी, ठीक है। ऑर्डर क्वांटिटी बदलते जाएगी, ठीक है। तो पहला हम कॉलम बनाते हैं ऑर्डर क्वांटिटी। सिर्फ मैं क्वांटिटी लिख रहा हूँ, ये ऑर्डर लिख देता हूँ, चलो ऑर्डर क्वांटिटी। अब ये जो है ना, ये टेबल में कॉलम कितने होंगे मेरे को मालूम नहीं, तो कीप इट फ्री फॉर्मेटिंग, 2-4 और यहाँ तक जा सकते हैं, ठीक है। कीप इट फ्री फॉर्मेटिंग। ऑर्डर क्वांटिटी कितनी होंगी, तो पहले अपन 300 की लेता है हुआ अपना। 300 क्यों किया अपन ने, नॉर्मली जैसा करते साल भर में 3600 है भैया, तो महीने भर में 300 किलो लगेगा, तो एक महीने का तो लेके आते पहले, तो 300 kg। इसके लिए सिंबल में यूज कर रहा हूँ Q, एक साथ जितना मंगवाते हैं Q। तो 300 एक साथ मंगवाओगे आप, तो आपको 12 बार ऑर्डर प्लेस करना पड़ेगा। तो साल भर में 3600 चाहिए, तो 12 बार 12 टाइम्स आपको ऑर्डर प्लेस करना पड़ेगा, ठीक है ना। तो और एक एक ऑर्डर प्लेस करने कितना खर्च आता, 50। तो 12 ऑर्डर को कितना आएगा, 600। बहुत भारी चीज़ है क्या, कितनी सिंपल है। फिर से बताता हूँ, एक बार 300 किलो का ऑर्डर प्लेस करना है, साल भर में 3600 किलो लगना है मटेरियल, मतलब 12 बार ऑर्डर प्लेस करना पड़ेगा, 12 टाइम्स। एंड देन फॉर प्लेसिंग 1 ऑर्डर इट कॉस्ट 50 रुपीज़। फॉर प्लेसिंग 12 ऑर्डर्स इट विल कॉस्ट हाउ मच। बहुत भारी है क्या, नहीं, लेकिन लोगों को उसका भी फार्मूला चाहिए, दे देता हूँ मैं, दोनों तरीके से बताता हूँ, एक सिंपल कॉमन सेंस एंड एक फार्मूला। हर चीज़ अपन दोनों तरह से पढ़ेंगे, क्योंकि नहीं तो लोग बोलते बहुत कठिन पढ़ाते, फार्मूला बताते नहीं, तो फार्मूला भी बता देंगे, और पूरा बेसिक से क्या रहता है, कंसेप्चुअली क्या रहता है वो भी बता देंगे। फिर आपके ऊपर है कि आपको जो लेना है लो, ठीक है। वॉट एवर यू वांट यू कैन पिक अप एज पर योर एबिलिटी। देन आई राइट हियर ऑर्डरिंग कॉस्ट, ऑर्डरिंग कॉस्ट पर एनम। तो ये क्या होगा, नंबर ऑफ ऑर्डर्स कैसे आएंगे, तो A अपॉन Q विल बी नंबर ऑफ ऑर्डर्स। आपने कितने ऑर्डर प्लेस किए थे, कितने किए थे, 6। कैसे आया था 6, 3600 डिवाइडेड बाय 300, ऐसे आए थे। ऑर्डर कितने, 12 आए थे ना, 12 थे। ऑर्डर 12 कैसे आए आपके, A 3600 डिवाइडेड बाय 300, ऐसे 12 आ गए। और रुपए में लाने के लिए उसको O से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, यानी ऑर्डरिंग कॉस्ट पर है इंटू O। तो ये मेरा फॉर्मूला हो गया, हाउ टू फाइंड ऑर्डरिंग कॉस्ट, A बाय Q इंटू O। याद करो, कॉमन सेंस है तो बहुत अच्छी बात है, नहीं है तो याद करो कि भाई ऑर्डरिंग कॉस्ट साल भर के कैसे निकालेंगे, तो एनुअल कंजम्पशन डिवाइड बाय ऑर्डर क्वांटिटी मल्टीप्लाइड बाय O, दैट्स इट। सिंपल है कि नहीं, आश्चर्य होगा कैसा है, नहीं। आगे फिर ऑर्डरिंग कॉस्ट, तो ये हमारे हैं 3600 डिवाइडेड बाय 300 इंटू
50, तो ये आ गया था हमारा 1200 नहीं 600 रुपए आ गया बराबर। आसान है कि नहीं? जहाँ भी डाउट है हाथ ऊपर करो कि ऐसा कैसा है, डाउट है तो पूछते जाने। नेक्स्ट है कैरिंग कॉस्ट, 3 चीजें ना अपने पास, ऑर्डरिंग कॉस्ट, नेक्स्ट इज कैरिंग कॉस्ट। कैरिंग कॉस्ट पर एनम, कैरिंग कॉस्ट पर एनम, साल भर में कैरिंग कॉस्ट क्या रहेगी, ठीक है, साल भर में, ये ध्यान रखना, पर एनम, हर चीज पर एनम है कि डेफिनेशन ही वो है कि साल भर की कॉस्ट कम होनी चाहिए, ठीक है। अब उसको क्या करेंगे देखिएगा, थोड़ा सा इधर ध्यान दीजिए। अब 1 यूनिट कैरी करने के लिए 16 पैसे लगते हैं, 1 यूनिट 1 साल कैरी करने के लिए 16 पैसे लगते हैं। हमने डिसाइड किया कि हम 300 किलो एट ए टाइम मंगवाएंगे, 300 किलो मंगवाएंगे, तो यहाँ पे ये 0 है, 0 किलो, 0 किलो, और यह है 300 किलो, 0 kg, कुछ इन्वेंट्री नहीं है, 300 किलो का पहला ऑर्डर आ जाएगा तो यहाँ पहुँचेंगे नहीं। अब देखिए 3600 जो है हमारा पर एनम कंजम्पशन है, तो पर डे क्या हो गया, 360 से डिवाइड कर लो कि नहीं चलेगा, 3600 साल भर का है, तो एवरेज में पर डे कंजम्पशन हो गया 10 यूनिट होगा। तो एक दिन के बाद ये 300 का बचेगा कितना, 290, एक दिन में 10 यूनिट कंज्यूम होंगे ना, तो 300 का बचेगा 290, फिर दूसरे दिन और कम 280, ऐसा करते करते 0 हो जाएगा, महीने भर में 0 हो जाएगा कि नहीं होगा। तो 0 दिन या 0 दिन यहाँ पे है, फिर पहला दिन, दूसरा दिन, ये 30वां दिन आ गया, क्योंकि आपका 30 दिन का कंजम्पशन है 300, तो 30वें दिन ये 0 हो जाएगा, इन्वेंट्री 0 आ जाएगी, दीज आर डेज। फिर जैसे 0 आ जाएगी हम फिर से माल बुलवाएंगे, लाओ ये नेक्स्ट कंसाइनमेंट, नेक्स्ट महीना आ गया, फिर भेजो 300 किलो, फिर जब 300 किलो आ जाएगा तो क्या होगा, ये फट से फिर से यहाँ पहुँचेगा, 0 था, 0 यूनिट था, उसमें 300 और ऐड करो, फिर से 300 पे आएंगे, फिर यूनिफॉर्मली ख़त्म हो जाएगा, फिर 0 होगा, फिर 300, माल बुलवाएंगे तो 300, माल एक साथ आता है इसलिए फट से राइज होता है, और कंजम्पशन यूनिफॉर्मली धीरे धीरे रोज होता है, इसलिए धीरे धीरे लाइन कम होती है। डायग्राम समझ रहा है? फिर यहाँ पे आ गया, फिर ऐसा होते जाएगा। तो इन शॉर्ट हमारे पास कभी 0 यूनिट रहते हैं, कभी 300 रहते हैं, कभी 0 रहते हैं, कभी 300, कभी 280 रहते, कभी 290, सभी रहते हैं, बट ऑन एन एवरेज कितने रहते होंगे? फिर साल भर के लिए हम हिसाब करेंगे तो एवरेज कितना होगा, 150 होगा। कैसे क्या होगा 150? तो करके देखना पड़ेगा 150 कैसा होता है। देखो हम लोग पढ़े हैं सीपीटी में, पढ़े हैं कि भैया जैसे 300 है, फिर रहेगा 290, फिर 280, फिर 270, 260, ऐसा करते करते 30, 20, 10 और 0, ये रोज का बैलेंस रहेगा आपका, बराबर है कि नहीं? अब ये सबको टोटल करेंगे, ये सबको हम टोटल करेंगे और जितने आइटम ऐड किए हैं उससे डिवाइड करेंगे, तो बराबर दिस प्लस दिस डिवाइड बाय 2 आता है। ऐसा राठी सर ने आपको पढ़ाया था, मैंने भी पढ़ाया था सीपीटी में, कि इफ इट इज अर्थमेटिक प्रोग्रेशन मतलब यदि डिफरेंस कॉन्स्टेंटली कम होते जाता है, ये डिफरेंस कांस्टेंट है ना, दिस कॉल्ड अर्थमेटिक प्रोग्रेशन। यदि डिफरेंस कांस्टेंट है तो मीन और एवरेज इज इक्वल टू फर्स्ट टर्म प्लस लास्ट टर्म डिवाइडेड बाय 2। विश्वास नहीं होगा तो इतना सारा घर जाके करके देखो, नहीं तो छोटा सा मैं करके बताता। देखो दूसरा छोटा लेके, जैसे मान लो कि 8 में 8 और 3 कर लो 11, 11 और 3 14, 14 और 3 17, 17 और 3 20, बस इतने के लिए करते। अब हमारा ये दावा है कि क्योंकि 3 से बढ़ रहा है तो ये अर्थमेटिक प्रोग्रेशन है, इसलिए इसका मीन जो है वो फर्स्ट टर्म प्लस लास्ट टर्म डिवाइड बाय 2 यानी कि 14 आएगा। अब आपको विश्वास नहीं है, डूइंग इज बिलीविंग, टोटल मारो 70, कैलकुलेटर से करो, टोटल करो कैलकुलेटर से 70 और डिवाइड बाय 1 2 3 4 5 से डिवाइड करो, सिंपल है। तो जब कोई भी चीज
कांस्टेंट नंबर से घटती है या बढ़ती है, इट इज कॉल्ड एज अर्थमेटिक प्रोग्रेशन. एंड फॉर एनी अर्थमेटिक प्रोग्रेशन एवरेज और मीन इज इक्वल टू फर्स्ट टर्म प्लस लास्ट टर्म डिवाइड बाय 2. ये मैथमेटिक्स का डिसाइडेड फॉर्मूला है और ये मैंने आपको एग्जाम्पल लेके करके बताया. तो अब तो विश्वास करो कि 0 से 300 तक या 300 से 0 तक वो बढ़ते जाता, कम होते जाता. इसलिए एवरेज कितना होगा? 150. इन शॉर्ट, if you demand 300 units, average will be 150. At a time, if you buy 400, average will be 200. At a time, if you buy 800, average will be 400. In short, Q by 2, Q by 2. कितना सिंपल है? तो Q by 2 will be average number of units. और वो यूनिट कितने दिन हमारे पास रहेंगे? कितने दिन? साल भर. ये साल भर का हिसाब है ना भैया, ये साल भर का नहीं है क्या? क्योंकि शून्य, आप बोलेंगे शून्य हो जाएगा, ठीक है ना, फिर से 300 ऐड करो, फिर 300, 280 ऐसे करते जाओ, तो बराबर हो साल भर रहेगी हमारे पास. सो ऑन एन एवरेज 150 यूनिट हमारे पास साल भर रहेंगे. और 1 यूनिट कैरी करने के लिए लगता है 16 पैसा. तो 150 यूनिट के लिए कितना लगेगा? तो 16 इंटू 150. इन शॉर्ट फॉर्मूला चाहिए तो Q by 2 इंटू I. This will be carrying cost per annum. Q by 2 यानी 300 divided by 2 into I 16 पैसे. कैलकुलेट करो कितना? 24 ओनली. ये हो गया आपका कैरिंग कॉस्ट. फिर कैरिंग कॉस्ट में हम ऐड करेंगे मटेरियल कॉस्ट. मटेरियल की कॉस्ट साल भर की. मटेरियल्स कॉस्ट पर एनम. अब वो एनुअल कंजम्पशन ए है और कॉस्ट सी है. देखिए एनुअल कंजम्पशन 3600 है और कॉस्ट कितना है? 1 रुपया है. तो 3600 इंटू 1 रुपया पर एनम है ना भैया. साल भर का कर रहे हैं हम, एक साथ 300 बुला रहे हैं, लेकिन मटेरियल की कॉस्ट हमें साल की चाहिए. और ये भी साल का ही है क्योंकि साल में हम 12 ऑर्डर प्लेस करेंगे. तो एवरीथिंग वी हैव टेकन फॉर ईयर. सो मटेरियल ऑल्सो यू शुड टेक फॉर ईयर. तो 3600 इंटू 1 इज इक्वल टू 3600 रुपये. अब एक कॉलम और चाहिए टोटल. अपने क्या करना है? ऐसी ऑर्डर क्वांटिटी ढूंढना है जहाँ पे टोटल कम से कम आए, जहाँ टोटल कम से कम. एक कॉलम और बनाओ टोटल. टोटल कॉस्ट. अब इन दोनों की टोटल करो. 624 और 3600, 4000 टोटल करना है. 600 प्लस 24 प्लस 3600, 4224. इसमें कोई डाउट है तो बोलो. कि हमारा ये मानना है कि भाई एक साथ हम 300 यूनिट मंगवाएंगे, एक साथ हम 300 यूनिट मंगवाते जाएंगे, तो साल भर में हमें खर्चा आएगा 4224 ये पर्टिकुलर आइटम के लिए. इसमें कोई डाउट है? जहाँ भी डाउट है हाथ ऊपर करो, आई विल एक्सप्लेन. बोलिए, कुछ डाउट है तो बोलिए, कुछ तो पूछो. कुछ भी डाउट नहीं? अच्छा, फिर ऐसा अब और करना क्या था अपने को? कौन से गांव जाना था वो नहीं भूलना. गाड़ी में बैठे बोले कहाँ जा रहा हूँ, बाजू वाले को पूछेंगे मैं कहाँ जा रहा हूँ, तो वो बोलेंगे तू कहाँ जा रहा है मालूम नहीं है, ट्रेन कलकत्ता जा रही है. तो फिर आपने कहाँ उतरना है वो मालूम होना चाहिए, कहाँ जाना है, क्या करना है हमें. ऐसे ऑर्डर क्वांटिटी ढूंढना है जहाँ ये टोटल कॉस्ट जो है वो कम से कम आए. तो अब 300 के लिए इतना आया, तो बढ़ा के देखते हैं. महीने का लिया था, क्वार्टर का लेके देखते हैं. क्वार्टरली कितना होगा? 1 महीने का 300 है, तो क्वार्टरली कितना होगा? 3 महीने का 900 होगा. तो 900 लेके करके देखते हैं. अबे करके देखने का इस प्रॉब्लम है, कर करके देखना पड़ता है. 900 अब आप करो. मैंने 300 के लिए किया, आपको सिर्फ उसमें फिगर 900 डालनी है, खटखट कैलकुलेट करना है, लिख के करना है, ओरली नहीं. 3600 डिवाइडेड बाय 900 इंटू 50. 3600 डिवाइडेड बाय 900 इंटू 50, 200 रुपये खर्चा आएगा. ये समझा क्या हुआ?
भाई 900 का एक ऑर्डर, 4 ही ऑर्डर प्लेस करना पड़ेगा, तो 50 रुपये के भाव से 200 रुपये लगेगा। और इधर Q/2 एवरेज इन्वेंट्री आपकी 450 रहेगी, और 16 पैसे के भाव से 450 इंटू 0.16 72 रुपीज़ आएगा। और ये तो उतना ही लगेगा ना साल का तो आप 3600 आइटम ही ले रहे, 3600 किलो ही ले रहे हो, और रेट भी वही है, तो ये तो वही रहेगा 3600। तो 72 प्लस 3600 प्लस 200 दैट गो 387। बच गए पैसे, बच गए कि नहीं? बच गए ना भैया? तो मतलब ज़्यादा मंगवाने से बच गए, अपने को टोटल बचा ना, टोटल कॉस्ट कम लग गई। फिर अब क्या करते हैं, और ज़्यादा लेंगे कि कम लेंगे? ज़्यादा लेंगे। ये यदि मान लो ये कॉस्ट इससे ज़्यादा आती थी तो फिर हम कम लेते थे, ये कॉस्ट इससे कम आ गई, मतलब आगे बढ़ने से कॉस्ट कम हो रही है, और आगे बढ़ो। और 3-3 महीने का लिया था, ऐसा करो 6-6 महीने का लेके देखो, 6 महीने कितना होगा? 1800 लो। ये समझ रहा ना क्या हो रहा? 1800 लो, तो आपको क्या करना पड़ेगा? 2 ही ऑर्डर प्लेस करना पड़ेगा, 100 रुपये खर्चा आएगा सिर्फ ऑर्डर का, ठीक है। फिर इधर कैरिंग कॉस्ट क्या होगा? 1800 डिवाइड बाय 2 इंटू 0.16 144 आएगा, चेक कर लो। 900 मल्टीप्लाइड बाय 0.16, और फिर उसके बाद मटेरियल की कॉस्ट वही रहेगी 3600, तो 3600 प्लस 144 प्लस 100, तो ये आ गया 3844। और कम हो गया कि गलत हुआ कुछ? मेरा गलत हुआ क्या? नहीं, बराबर है कि नहीं? फिर आगे और बढ़ा के देखो। अब ये जरूरी नहीं है कि महीने के हिसाब से लेना चाहिए, भाई 300 है तो 1800 के बाद 2100, ऐसा कुछ नहीं। यू कैन बाय फॉर 2000 यूनिट्स, यू कैन बाय फॉर एनी नंबर ऑफ यूनिट, यू कैन बाय 1760 यूनिट्स, कुछ भी चलेगा, कोई वांदा नहीं। तो अभी क्या करेंगे? 1800 के बजाय और कुछ करके देखो, क्या करते? 2000 करके देखते। चले करो ना, यू डू इट। कितना? 2000 करना है? 2000 करो क्या? कुछ भी कर सकते हैं, 2000 करते हैं। चलो देखिए, 2000 करेंगे तो 3600 डिवाइड बाय 2000 इंटू 50, 3600 डिवाइडेड बाय 2000 इंटू 50, दैट गोज 90। देन 1800 नहीं है, सॉरी 2000 है, 2000 डिवाइडेड बाय 2 इंटू 0.16, तो ये आएगा 160, और ये 3600 ही रहेगा। तो 3600 प्लस 160 प्लस 90 385। इसका मतलब क्या है? बढ़ रहा है। इसका मतलब ये हुआ कि इसके आगे तो नहीं है। ट्राई टू अंडरस्टैंड। हेलो देखो, 1800 के लिए हमने कैलकुलेट किया, 3844 आया, और आगे बढ़े तो 2000 आ गया है, मतलब 2000 यूनिट के लिए बढ़ गया कॉस्ट, तो इसके पीछे होगा, 2000 के कम होगा। लेकिन 1800 से भी तो कम हो सकता है कि नहीं हो सकता? हो सकता है ना, 1800 से भी कम हो सकता है। या आप चाहिए तो 1800 2000 के बीच में कुछ तो भी लेके देखो, 1800 2000 के बीच में 1900 लेके देखो, या एनीथिंग यू वांट लेके देखो, वो कॉस्ट इससे ज़्यादा ही आएगा। करके देखो, डूइंग इज बिलीविंग ना। देखो क्या टाइम नहीं लगता ना। 1900 लो, 1900, 3600 डिवाइडेड बाय 1900 इंटू 50, $94.73।
आ रहा क्या? 1900 डिवाइडेड बाय 2 इंटू 0.16, 1900 डिवाइडेड बाय 2.16, 152, और ये 3600, तो फिर 3600 प्लस 152 प्लस 94.73 तो आता है 3846। बोला था मैंने आपको, क्या बोला था कि इससे ज़्यादा आएगा। इसका मतलब है कि हमें क्या करना चाहिए, कौन से लेवल पे चेक करना चाहिए? 3800 से थोड़ा कम पे चेक करना चाहिए, 3800 से थोड़ा कम पे चेक करना चाहिए। तो कितना लेते हैं? 1500 लेते। चलो 1500 लेके देखते। आप बोलेंगे तो अजीब प्रॉब्लम है, और ऐसे ही रहता, कोई उपाय नहीं उसके लिए। अभी आईपीसीसी में आ गए ना आप, सीपीटी थोड़ी है टिक लगाओ घर चलो। 3600 डिवाइडेड बाय 1500 मल्टीप्लाइड बाय 50, तो ये आता है 120। फिर 1500 डिवाइडेड बाय 2 इंटू 0.16, ये भी आता है 120, और ये 3600 और 3840। आ रहा क्या? नहीं आता? कर टोटल करके 3600 प्लस 120 प्लस 120, 3840। वही तो बोला था ना मैंने, 2 लिखते समय गलती से लिखा, 3840। अब अभी तक के जो लेवल हमने देखे उसमें सबसे कम है, अभी तक के जो लेवल देखे उसमें सबसे कम है। लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि यही चोंगा करके, यानी 1500 से थोड़ा सा ऊपर, 1800 से नीचे हो सकता है। ट्राई टू अंडरस्टैंड। अभी तक हम यहाँ पे 1500 जो है यहाँ पे रखेंगे इसको, तो ये मिनिमम है। 1500 900 से ज़्यादा है, 1800 से कम है, ठीक है। तो 1500 यहाँ पे है, तो ये हो सकता है कि 1500 से थोड़ा सा आगे लेकिन 1800 से कम हो, और 9 से थोड़ा सा आगे लेकिन 1500 से कम हो। तो एक एक चेक करना पड़ेगा कि नहीं करना पड़ेगा? फिर ऐसे से तो शाम हो जाएंगे, होगी ना। तो फिर क्या है, कुछ होशियार लोगों ने फॉर्मूला बना के दे दिया, बोले हट ये सब मत करो। बोले फिर क्या करो? बोले √2 ये वो अपॉन आई, खत्म। लिख के बताता हूँ। हेलो, क्या हुआ? बोला हमें फालतू तकलीफ दिया। तकलीफ नहीं है, फॉर्मूला लिखिए प्लीज। EOQ इज इक्वल टू √2 AO अपॉन आई, ठीक है। √2 A कितना है बोलिए? A का मतलब क्या होता है? एनुअल कंजम्पशन 3600। O कितना है? 50 रुपीज डिवाइडेड बाय 0.16, कैलकुलेट करो 1500 kg। आगे बराबर। अब बोले पहले ये क्यों नहीं बताया? अब पहले ये बताता तो ये सुनते थे कि आप पूरा बोले फालतू है। नहीं, ये फालतू नहीं है कि देयर आर थिंग्स व्हाई आई टोल्ड, देयर आर रीजंस व्हाई आई टोल्ड यू दैट। पहली बात, मैं फॉर्मूला बोलूँगा और आंसर आएगा तो तुम बोलेंगे फार्मूला कहाँ से आया, पहली बात। दूसरी बात, काइपर से मिनिमम है। अरे आया फार्मूला, तुमने कुछ तो फार्मूला लिखा, वैल्यू डाले, आंसर निकाला, काइपर से मिनिमम है। तो यदि आपको अभी भी चाहिए काइपर से मिनिमम है तो आप एक काम करो, 1501 के लिए कैलकुलेट करो, 1501 के लिए कैलकुलेट करो, उससे ज़्यादा आएगा। या फिर 1499 के लिए कैलकुलेट करो, उससे फिर भी ज़्यादा आएगा। चेक करके देखो, 1501 के लिए भी ज़्यादा आएगा और 1499 के लिए भी उससे ज़्यादा आएगा। इतना हमारा वादा है आपसे, करके देखो। डूइंग इज बिलीविंग। 1501 के लिए अब बीच में के स्टेप नहीं लिखता मैं, डायरेक्ट लिखता हूँ, ठीक है। क्या होगा?
3600 डिवाइडेड बाय 1501 मल्टीप्लाइड बाय 50, तो ये आता है 119.92005। ठीक है, फिर आगे q बाय 2 1501 डिवाइडेड बाय 2 मल्टीप्लाइड बाय 0.16, तो ये आता है 120.08 और यह 3600 प्लस दिस प्लस 119.92005। अभी आ गया कितना गया प्लस 3600 कितना आया 3840.00005। ज़्यादा आ गया कि नहीं, बात नहीं करना आप बोले थोड़ा सा तो ज़्यादा है, होगा बट ज़्यादा आया, ये इम्पोर्टेंट है। थोड़ा सा ज़्यादा है कि ज़्यादा होता है, दैट्स इट। कुछ समझ रहे? सीए फाइनल में कोई बंदा है, पासिंग के लिए उसको 50% मार्क, कितना टोटल रहते हैं 700 रहते क्या मार्क्स, 800। अब पासिंग को 400 मार्क चाहिए। अब किसी को 399 मिलते हैं और वो बेचारा फेल हो जाता। अब एक मार्क के वजह से जो 400 है पास, वो सीए फुल सीए, he can certify, he can sign, he can do attestations। मतलब attest मतलब not signing your form, balance sheet attest, he can do attest function, बराबर है। अब एक मार्क दूसरे बंदे को कम है तो वो इतना बुद्धू है क्या कि वो सीए नहीं बन सकता? क्या फर्क पड़े, एक मार्क से इतना नॉलेज में फर्क पड़ता क्या? कोई फर्क नहीं पड़ता। अब फिर 399 वाला बोलेगा कि भाई एक ही तो मार्क कम है, मेरे को पास कर दो। अच्छा तो उसको कर दिया, तो फिर 398 वाला क्या बोलेगा, उससे तो मेरे को एक ही मार्क कम है ना, मेरे को भी पास कर दो। फिर 97 वाला बोलेगा मेरे को भी तो उसी से जो जिसको पास किया उसे एक ही मार्क कम है। ऐसा करते करते 0 वाले को भी पास करना पड़ेगा फिर। इसलिए उन्होंने कट ऑफ लाइन डाल दी कि भाई 400 एंड 400 के ऊपर तो पास, नहीं तो फेल। एक के आधा भी कम होगा तो फेल। तो एक मार्क का रियल लाइफ में फर्क पड़ता है। इधर तो भैया ये तो थियोरेटिकल है, हमारा थियोरेटिकल है। देखो 1501 के लिए ज़्यादा आया, 0.00005 ज़्यादा आया। वैसे आप 1499 के लिए करोगे तो वो भी ज़्यादा आएगा इससे, इसलिए मिनिमम है। कुछ समझे? आर यू फॉलोइंग दिस? तो मुझे मालूम है एंदा से आप क्या करेंगे, मतलब इसके बाद क्या करेंगे, बस बोले है ये सब नाटक है करने का, √2AO/I खत्म। ठीक है ना भैया? तो ए की वैल्यू डालो, ओ की डालो, आई की डालो, आंसर निकालो, घर चलो, फिनिश। लेकिन ये फार्मूला आया कहाँ से? ये तो बेसिक है। अब ये फार्मूला आया डेरिवेटिव से, और डेरिवेटिव अपन सही नहीं पाते। डेरिवेटिव इंटीग्रेशन राठी सर ने जब पढ़ाना शुरू किया तो आधे लोग भाग गए घर में, बैठते ही नहीं थे। अब उन्होंने फार्मूला डिराइव मतलब डेरिवेटिव पढ़ाया। अब वो डेरिवेटिव से ये हम बना सकते हैं फार्मूला। लेकिन आपका जो मटेरियल है सीए इंस्टीट्यूट का, उसमें उन्होंने डिराइव नहीं किया है। जितनी किताबें हैं सिलेबस की अवेलेबल मार्केट में, उसमें कहीं भी किसी ने डिराइव नहीं किया। दे सिंपली से वी कैन फाइंड आउट EOQ बाय द फॉलोइंग फार्मूला, खटक फार्मूला, झटक आंसर, फिनिश। आपको चाहिए तो मैं दे सकता हूँ कि कैसे आया, लेकिन कोर्स में नहीं है और आप सहन नहीं कर पाओगे। बताओ अब जिनको समझ रहा वो समझो, नहीं समझ रहा ना तब तक के लिए उन्होंने मेन स्विच ऑफ कर देना, बोले जान लो। ठीक है, चलो देखो कैसा आता ये फार्मूला आया कैसे। देखो एग्जाम में नहीं आएगा, नोबडी विल आस्क यू प्रूव द फॉलोइंग फार्मूला करके, बट आई एम टेलिंग यू। नहीं तो बोले सर को भी नहीं आता इसलिए नहीं बता रहे। अब देखिए यहाँ पे देखिए, आपकी ऑर्डर क्वांटिटी कुछ भी हो, ऑर्डर क्वांटिटी कुछ भी हो, टोटल एनुअल मटेरियल कॉस्ट सेम है। मटेरियल कॉस्ट जो है कांस्टेंट है। इसका मतलब इन दोनों की टोटल जहां मिनिमम है वो आंसर है। नहीं समझे भाई? ये तो हरदम 3600 ऐड हो रहा है ना, इसका मतलब है इन दोनों की टोटल जहां पे है वो मिनिमम है। ठीक है, तो हम टोटल कॉस्ट ने 2 ही पकड़ते, वो 3600 छोड़ देते क्योंकि वो कांस्टेंट है। तो टोटल कॉस्ट को T बोलते हैं हम। तो टोटल कॉस्ट T विल बी A/Q इंटू O प्लस Q/2 इंटू I, ये होगी टोटल कॉस्ट। प्लस चाहे तो आप A इंटू C कर सकते हो, लेकिन ज़रूरत नहीं है। ठीक है, फिर इसके बाद इसका डेरिवेटिव लेते हैं।
dy बाई डी एक्स मालूम है, तो उसमें वेरिएबल और कांस्टेंट पहले नोट करना पड़ेगा। एनुअल कंजम्पशन कांस्टेंट है फॉर द होल ईयर, ओ कांस्टेंट है 50 रुपये, ए कांस्टेंट है, ओ कांस्टेंट है, आई कांस्टेंट है 16 पैसे। सिर्फ बदल रहा क्या, क्यू, योर क्यू इज वेरिएबल, और क्यू जैसा बदलता है उसके ऊपर टोटल कॉस्ट बदलती है। सो देयर आर ओनली टू वेरिएबल टी एंड क्यू, सो देयरफॉर आई डिफरेंशिएट दिस विथ रिस्पेक्ट टू क्यू। तो मेरे को मिलता है डी टी बाई डी क्यू इज इक्वल टू, ए और ओ कांस्टेंट है, ठीक है, 1/x का डेरिवेटिव होता है -1/x², तो इसका होगा -1/q², 1/q का -1/q² प्लस qi/2 कांस्टेंट है, q का डेरिवेटिव 1। फिर ऐसा एक एप्लीकेशन है मैक्सिमा मिनिमा कि व्हेन dy बाई dx इज इक्वल टू 0 द फंक्शन इज आइदर मिनिमम और मैक्सिमम, तो इसलिए इक्वेट कर देते इक्वल टू 0, और फिर ये माइनस है उसको उधर डाल देते हैं, तो ये हो गया i/2 इंटू 1 इज इक्वल टू, ये प्लस होगा उधर जाके a/o/q², ये माइनस है उधर जाके प्लस होगा, फिर q² को इधर ले लो, बाकी सबको उधर डाल दो, q² इज इक्वल टू 2ao, ठीक है, और ये i नीचे आएगा, एंड देयरफॉर q इज इक्वल टू √2ao/r, बस। तो इसमें नहीं ताली बजाने लायक कुछ है नहीं, अपने को मैथमेटिक्स नहीं आता इसलिए बहुत भारी लगता है, कुछ नहीं उसमें, इट्स वेरी सिंपल। लेकिन मैथमेटिक्स के प्रिंसिपल के हिसाब से अभी हुआ नहीं है, क्योंकि वो बोलते हैं कि एट दिस पॉइंट ऑफ क्यू आइदर इट विल मैक्सिमम और मिनिमम, वे टू कंफर्म दैट इट इज मिनिमम, तो उसके लिए आपको लेना पड़ता d2t बाई dq² सेकंड डेरिवेटिव, एंड इफ द सेकंड डेरिवेटिव इज पॉजिटिव व्हेन यू सब्स्टिट्यूट q इज इक्वल टू दिस मच देन ओनली इट इज आंसर, तो इट टेक अनदर हाफ एन आवर, बट इट इज ओनली अ फॉर्मेलिटी, ये मिनिमम है क्योंकि अपन ने वेरीफाई किया है, तो समझा। तो नोबडी विल आस्क यू, ये सिर्फ अपना ट्रेडमार्क है, ठीक है, इट्स माय ट्रेडमार्क एंड माय कॉपीराइट, ठीक है, तो ये √2ao/i, तो आपने को फॉर्मूला याद रखना है। फिर बोले ये बताया क्या आपको, फिर हमको टाइम वेस्ट किया हमारा, 1 घंटा वेस्ट किया, नहीं वेस्ट नहीं किया, आई नेवर वेस्ट योर टाइम। क्या होता है कि यहाँ पे हमने आपको बता दिए कि ये मटेरियल कॉस्ट जो है ये कांस्टेंट है, आप 300 किलो लो एक साथ, या 1500 किलो लो एक साथ, या 2000 किलो लो एक साथ, तब भी सेम ऐसा रहता है कि कभी ऐसा रहता क्या, नहीं। बाजार में जाओगे आपको 300 किलो माल लेना है तो अलग रेट पड़ेगा, 2000 किलो एक साथ लेंगे तो अलग रेट पड़ेगा, कल ही बताया था क्वांटिटी डिस्काउंट, बल्क डिस्काउंट। तो ये जो फॉर्मूले का डेरिवेशन है इसमें ये मानते हैं, बेसिक अजम्पशन है कि नो क्वांटिटी डिस्काउंट इज अलाउड, ठीक है। इसका मतलब है ये फॉर्मूला हम सिर्फ तब लगा सकते हैं जब क्वांटिटी डिस्काउंट अलाउड नहीं है, और फिर जब क्वांटिटी डिस्काउंट अलाउड है अब आपको ऐसा रेट देंगे वो कि भैया 0 से 300 किलो तक के या 1 से 300 किलो तक के रेट रहेगा हमारा कितना, 1 रुपया, फिर 300 से 600 के लिए रेट रहेगा हमारा 95 पैसे, फिर 600 से 1000 तक लेंगे तो रेट होगा आपका 90 पैसे, 1000 से 2000 क्वांटिटी लेंगे तो रेट होगा 80 पैसे, अब 2000 के ऊपर कितना भी लेंगे तो 80 पैसे, नहीं तो आप आगे सस्ता मांगो, फुकट मांगोगे, नहीं तो आप बढ़ते बढ़ते, तो क्वांटिटी डिस्काउंट को भी कोई लिमिट रहती कि नहीं, कोई लिमिट तो रहती ना। तो ये ऐसा यदि रेट दे दिया आपको तो ये फार्मूला नाकाम हो जाएगा। ये फार्मूला तभी काम करता है, कब काम करता है, जब क्वांटिटी डिस्काउंट अलाउड नहीं होते हैं। सो दिस फार्मूला कैन बी अप्लाइड फॉर कैलकुलेटिंग EOQ ओनली व्हेन discount is not allowed, quantity discount is not allowed, whatever may be the quantity, order quantity, rate is same, material rate is same, तभी इसको लगा सकते, नहीं तो नहीं लगा सकते। और जब ऐसी सिचुएशन आ जाती है तो ऐसा ही करना पड़ता, तो समझ रहे, जब क्वांटिटी डिस्काउंट अलाउ करते हैं तो ये ऐसा ही करना पड़ता, इसलिए मैंने आपको तकलीफ दिया, नहीं तो मैं जानबूझ के आपको तकलीफ काहे को दूंगा, क्योंकि आपको तकलीफ है मेरे को तकलीफ, ये 1 मिनट में होता था, 1 घंटा काहे को लगा मैंने उधर, बट सिर्फ पहले मैंने ये नहीं बताया क्योंकि ये बताने के बाद वो लोग सुनते ही नहीं, कितना भी काम का हो, इसलिए, ठीक है। हाँ बोले, एवरेज यूनिट पे क्यों लेते हैं, क्योंकि आपके पास रोज 300 यूनिट रहते क्या,
आप आज 300 यूनिट आ गए, देन यू आर कंज्यूमिंग, यू आर पुटिंग इट इनटू द प्रोडक्शन, यू आर कंज्यूमिंग, तो 290 बचे, तो आपका कैपिटल ब्लॉक कम हो गया कि नहीं हुआ? हो गया। फिर दूसरे दिन 280 बचे, तो आपको एक दिन के लिए 300 के लिए निकालना है, एक दिन के लिए 280 के लिए, एक दिन के लिए 270 के लिए, एक दिन के लिए 10 के लिए, एक दिन के लिए 0 के लिए, ऐसा रोज का निकाल 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 के ऐड करना पड़ेगा। अब वो कितना भारी पड़ेगा, इसलिए अपन एवरेज लेते। आप हरदम लेते ना ओपनिंग स्टॉक प्लस क्लोजिंग स्टॉक डिवाइड बाय 2, ऐसा एवरेज हरदम लेते। तो यहाँ क्या प्रॉब्लम है? मिनिमम प्लस मैक्सिमम डिवाइड बाय 2, और आता है बराबर, वैसे ही आता है। क्या बोले? बराबर है, समझ गया मेरा आपको क्वेश्चन। उनका एक क्वेश्चन है कि भाई कहाँ कहाँ पे नंबर ऑफ ऑर्डर्स कंप्लीट नहीं है। जैसे यहाँ पर 2000 ऑर्डर प्लेस करेंगे, ठीक है, तो 3600 डिवाइड बाय 2000, नंबर ऑफ ऑर्डर कितने आते हैं? कैलकुलेटर लो, 3600 डिवाइडेड बाय 2000, 1.8 ऑर्डर आते हैं। तो उनका यह कहना है कि 1.8 ऑर्डर थोड़ी ना प्लेस करेंगे, हम तो 2 ऑर्डर प्लेस करेंगे। वही बोलना है आपको, बराबर है, मालूम मेरे को, ठीक है। अब देखो, ऑर्डर प्लेस करते समय हम भी 2 ही करेंगे, लेकिन जब कॉस्ट कैलकुलेशन करेंगे हम, आपको वैल्यूएशन ऑफ स्टॉक मालूम है? वैल्यूएशन ऑफ स्टॉक, जो स्टॉक अपने पास बचता है उसका वैल्यू करते समय शर्मा सर ने बताया था, जो भी वन टाइम कॉस्ट है वो ऐड करना, और जो रिकरिंग है वो ऐड नहीं करना, याद है? तो ऑर्डरिंग कॉस्ट से वन टाइम है, ठीक है। अब मैंने 2 ऑर्डर मंगवाए, 2 ऑर्डर मंगवाए, और इस साल उसमें से 1.8 ऑर्डर खत्म किए, तो मैं क्या करूंगा? 2 ऑर्डर का खर्चा होगा, लेकिन इस साल के कॉस्ट निकालते समय, इस साल का स्टॉक का कंजम्पशन निकालते समय 2 को 1.8 से मल्टीप्लाई करके 1.8 डिवाइड बाय 2 करके उतना इस साल लूंगा, और 0.2 अगले साल भेजूंगा। अगले साल जो क्लोजिंग स्टॉक अगले साल जाएगा, क्लोजिंग स्टॉक अगले साल जाएगा, 0.2 उसके ऊपर चला जाएगा कि नहीं मेरा, कि नहीं जाएगा? तो वो ले दे के बराबर यही हो जाता अल्टीमेटली, ठीक है। तो आपका जो पॉइंट है वो कैलकुलेशन के हिसाब से बराबर है, लेकिन अकाउंटिंग के हिसाब से ऐसे ही हो जाएगा। नहीं तो मैं दूसरा एग्जांपल एक करके बताता हूँ आपको, कि मान लो कि देखो इधर यही एग्जांपल लेते हैं ना, 1.8 आपने 2 ऑर्डर प्लेस किए, 1.8 ऑर्डर्स आते हैं ना 2-2000 के, तो आपने क्या किया? 2-2000 के 1.8 ऑर्डर प्लेस नहीं कर सकते, तो इसलिए आपने क्या किए? 2000 किलो के 2 ऑर्डर प्लेस किए, बराबर है। तो यूनिट्स कितने हो गए आपके? 4000 किलो। अब 4000 किलो के लिए खर्चा कितना आएगा 2 ऑर्डर का? 100 रुपये। 100 रुपये का 2 ऑर्डर का खर्चा, तो ऑर्डर का खर्चा आ गया 100 रुपये। अब हमने 4000 यूनिट्स लिए तो सही, लेकिन हमने खर्चे कितने के, कंज्यूम कितने किए? 3600। साल भर में उतना ही लगता है। तो इस साल का मैं P&L बनाऊंगा तो ये ऑर्डरिंग कॉस्ट 4000 के ऊपर की कॉस्ट नहीं आएंगी मेरे को, 3600 की आएंगी। तो मैं बोलूंगा कि भाई 4000 के लिए 100, 4000 के लिए 100, तो 3600 के लिए कितना? तो 3600 इंटू 100 डिवाइडेड बाय 4000, ऐसा करना पड़ेगा ना। जबकि जब 4000 किलो के लिए 100, तो 3600 के लिए कितना? कैलकुलेट करो, 90 वहाँ कितना है? 90। तो जी क्या गलत किया हमने, बताओ? हम कभी गलत करते ही नहीं, ये पहले ध्यान रखना आपने, ठीक है। आर यू फॉलोइंग? तो हम ऑर्डर तो 2 ही प्लेस करेंगे, लेकिन कॉस्ट कंज्यूम हम 3600 करेंगे, तो 3600 की कॉस्ट लेंगे कि नहीं हम? फिर बचे हुए यानी 100 रुपये में से 90 रुपये इसमें जाएंगे, इस साल के मटेरियल पे जाएंगे, और 10 रुपये कहाँ जाएंगे? जो क्लोजिंग स्टॉक बचेगा उसके ऊपर चढ़ा देंगे, और वो अगले साल ओपनिंग स्टॉक होगा, उसको अगले साल चार्ज करेंगे। तो कोई प्रॉब्लम है? कोई प्रॉब्लम नहीं। नंबर 1। नंबर 2, ये जो ईयर एंड वगैरह जो आता है ना, वो सिर्फ बुक्स में आता है, मतलब 31 मार्च वगैरह किताबों में रहता है। रियल लाइफ प्रोडक्शन को जाओगे, प्रोडक्शन इंडस्ट्री में जाएंगे, तो 31 मार्च है मान लो, तो क्या वो 31 मार्च है, अब क्लोजिंग स्टॉक की वैल्यू लेना है, बंद करो सब प्रोडक्शन वगैरह सब बंद करो, पहले वैल्यूएशन करने दो, ऐसा रहता है क्या? नो, एवरीथिंग गोज ऑन एज यूजुअल। सिर्फ अकाउंटेंट्स को पता रहता है कि 31 मार्च आ गया, और वो अपने बेचारे कैलकुलेशन करते बैठे, बाकी सारे लोग एज यूजुअल प्रोडक्शन सेल सब करते रहते। ठीक है। तो कट ऑफ डेट सिर्फ हमें अकाउंटिंग के लिए चाहिए रहती है, तो हम लोग थोड़ा ऐसा एडजस्टमेंट करके कर लेते हैं उसको। कोई प्रॉब्लम है? बस। और बोलो।
हाँ, अब देखो सर, हम लोग तो क्या बोले फोरकास्टिंग पे चलते हैं। आप ये तो ठीक है, ये तो चिल्लर प्रॉब्लम है। रियल लाइफ में जब हम प्रोजेक्ट बनाते हैं, इंडस्ट्री डालनी है, तो इंडस्ट्री को प्रोजेक्ट रिपोर्ट बनाना पड़ता पहले। तो उसमें ये पहले निकालना पड़ता कि हमें लैंड, बिल्डिंग, प्लांट, मशीनरी कितने की होंगी, ठीक है। फिर मान लो कि वो होगी 50 लाख की, फिर उसमें बैंक कितना लोन देगा, फिर बैंक के लिए अप्लाई करते लोन के लिए, तो बोलते ठीक है आपका प्रोजेक्ट तो बहुत अच्छा है, लेकिन आपका इसका डिटेल आगे के 7 साल का कैश फ्लो स्टेटमेंट बना के लाओ। मतलब ये आगे के 7 साल में आपको सेल क्या क्या होगा, खर्चे क्या क्या आगे, प्रॉफिट क्या क्या होगा, टैक्स क्या क्या होगा, ठीक है, और प्रॉफिट बचेगा कितना, और उसमें से हमारा लोन कैसा पे करेंगे, और आप अपने घर के खर्चे के लिए कैसे ले जाएंगे, इसका 7 साल का आगे का बनाना पड़ता। तो कैसे बनाते होंगे? 7 साल में तो रेट इधर के उधर हो जाते, बराबर है ना। बढ़ गया तो बढ़ गया, उसके लिए क्या करेंगे सर? बढ़ गया तो बढ़ गया, उसके लिए कुछ नहीं कर सकते। ज़्यादा से ज़्यादा हम ये करेंगे कि द रिसेंट रेट्स वी विल चेंज और वैल्यू। आगे मान लो कॉस्ट, कैरिंग कॉस्ट बढ़ गई, तो ये आय की वैल्यू बदल के आगे के लिए हम ये फिर से कैलकुलेट करेंगे। हमने थोड़ी ना बोला कि एक बार कैलकुलेट करके रख दो, सालों साल वही चलाओ, ऐसा बोलेगा हमने? नहीं। आपका कंजम्पशन भी बदल सकता है, आपका ऑर्डरिंग कॉस्ट भी बदल सकता है, आपका मटेरियल का कॉस्ट भी बदल सकता है, आपका इन्वेंट्री का सब कुछ बदल सकता है। अब सब कुछ बदल सकता है, इसलिए आज कुछ भी कैलकुलेट करो मत, ऐसा नहीं ना। जब बदलेगा तो रिकैलकुलेट करेंगे, कोई वांदा नहीं, ठीक है। और सारी दुनिया फोरकास्टिंग पे चलती है। जो हो चुका इज लेस इम्पॉर्टेंट, जो हो चुका हो गया, उसको कुछ नहीं कर सकते। आगे क्या होने वाला है ये सोच के करना पड़ता पूरा। और फोरकास्ट करते समय अपन अजम्पशन लेते ही रहते, उसके लिए कोई उपाय नहीं है। रियल लाइफ में भी लेते, करोड़ों रुपए के प्रोजेक्ट बनाते हैं तो उसमें भी ऐसा मानते जाते। आज का रेट पता नहीं है, प्रोडक्शन शुरू नहीं हुआ, फिर भी आज का रेट 2 साल के बाद, 3 साल के बाद, 7 साल के बाद हमारे प्रोडक्ट का रेट क्या होगा, कुछ नहीं, 10-10% ऐड करते जाते हैं, नहीं तो 7-7%। इन्फ्लेशन रेट क्या है गवर्नमेंट के हिसाब से? 6% है, तो 6-6% बढ़ाते जाते। सेल वैल्यू 6%, कॉस्ट 6%, और डिमांड अपने को प्रॉफिट कैसा होना उसके हिसाब से बढ़ाते जाते, खत्म बात। इसीलिए तो पेपर पे सारे प्रोजेक्ट वायबल रहते हैं, प्रॉफिटेबल रहते हैं। और जब इंडस्ट्री खड़ी होती है, लोन लेते हैं, तो 4 साल के बाद डूब जाते, लंबे हो जाते पूरे। ऐसा क्यों? क्योंकि दे डोंट डू ऑनेस्टली। अब ऑनेस्टली करने के बाद भी डूबेंगे नहीं ऐसा नहीं है, बट चांसेस आर लेस। इफ यू डू कंजर्वेटिवली, चांसेस आर लेस। आगे बोलिए। हाँ, पार्डन? किया ही नहीं है। क्यों नहीं किया? बिकॉज एट ऑल लेवल्स ऑफ क्वांटिटीज total cost is constant, so it is irrelevant. Because quantity discount is not allowed, we are assuming that quantity discount is not allowed, and therefore to decide how much to order, your material cost is not relevant. क्योंकि आप देख सकते हैं, ये छोड़ देता हूँ मैं, कॉलम मिटा देता हूँ, और इन दोनों की टोटल कहाँ मिनिमम आएंगी? जहाँ तीनों की मिनिमम वहीं आएंगी कि नहीं, इसलिए छोड़ दिया हमने। इसलिए तो बोला है कि ये फॉर्मूले में हमने मटेरियल की कॉस्ट मतलब क्वांटिटी का डिस्काउंट माना नहीं। जो प्रॉब्लम में क्वांटिटी डिस्काउंट होगा उसमें मटेरियल की कॉस्ट जरूर लेनी पड़ेगी आपको। यहाँ पे वो इरेलेवेंट है। इरेलेवेंट है मतलब नहीं लिया तब भी चलता, लिया तब भी चलता, ठीक है। और यहाँ पे ये फॉर्मूले में हम टोटल कॉस्ट थोड़ी ना निकाल रहे, ऑर्डर क्वांटिटी निकाल रहे, तो नहीं लिया तो आपको क्या तकलीफ है? आता है कि नहीं देखो, ठीक है। आगे बोलो। होल ईयर, तो होल ईयर ही रहेगा कि नहीं आपके पास? हाँ देखो ना, आपने एक्सप्लेन करता हूँ। उनका एक क्वेश्चन है कि 150 यूनिट्स होल ईयर के लिए कैसे क्या रहेंगे। सिंपल सी बात है, देखिए ना, आपने 300 यूनिट मंगवाए, ठीक है, तो 300 से 0 तक पहले महीने में था, 300, 290 ऐसा पहले महीने में, फिर से 300 लाए, फिर से 300 से 290 0 तक, ऐसा 12 ही महीने होगा कि नहीं आपका। तो आप एक काम करो, फिर ये पूरा 300 से 0, फिर 300 से 0, फिर 300 से 0, ऐसा रोज का कैलकुलेट करो पर डे, और ऐसा एज अ होल कितना होगा वो निकालो। तो हमने जो किया वही आएगा, करके देखो आप, ठीक है। क्योंकि ये सिर्फ एक महीने में काम खत्म नहीं है ना, दिस इज अ ऑनगोइंग प्रोसेस। एवरी मंथ आफ्टर द स्टॉक आर एग्जॉस्टेड वी विल कॉल फॉर इट, आफ्टर द स्टॉक्स आर एग्जॉस्टेड विल अगेन बाय। आर यू फॉलोइंग? तो ये कंटिन्यू रहेगा। पहले महीने में एवरेज 150 मानते क्या कि नहीं मानते?
पहले महीने में एवरेज 150, दूसरे महीने में भी 150 रहेगा, तीसरे महीने में 150 रहेगा, तो 12 महीने 150 ही रहेगा, दैट्स इट, तो 150 ही रहेगा। आगे बोलिए, बहुत हो गया। चलो, तो इसमें हमें पूरा हमारा डिस्कशन होगा, इसमें क्या क्या पक्का परमानेंटली ध्यान में रखना है। तो एक तो कल ईओक्यू की डेफिनेशन पढ़े थे हम लोग, ठीक है। उसके बाद ईओक्यू मतलब क्या होता है कि इट इज दैट ऑर्डर क्वांटिटी फॉर विच मटेरियल कॉस्ट, कैरिंग कॉस्ट एंड ऑर्डरिंग कॉस्ट इज मिनिमम फॉर द फुल ईयर, फॉर द गिवन ईयर इट इज मिनिमम, नंबर 1। नंबर 2 कि फॉर्मूला टू फाइंड ईओक्यू, द फॉर्मूला इज ईओक्यू इज इक्वल टू, ये तो सब सिंपल है, 2 ये वो अपॉन आई, 2 ये वो अपॉन आई, ठीक है, 2 ये वो अपॉन आई, खत्म बात, सिंपल फॉर्मूला। अंडर रूट लेने का भूलना नहीं है, अंडर रूट हो गया। अब इसमें ये भूलना नहीं कि ए क्या होता है, एनुअल कंजम्पशन, ओ क्या होता है, ऑर्डरिंग कॉस्ट पर ऑर्डर, पूरा पूरा बोलो, और आई पूरा नहीं, इन्वेंट्री कैरिंग कॉस्ट पर यूनिट पर एनम, जैसा पीसीपीए बोलते हैं आप, वैसे पीयू पीए ऊपा, पर यूनिट पर एनम, कुछ समझ रहे? इतना ध्यान रखो, 1 यूनिट का 1 साल का। और इसमें सबसे बड़ा डेंजर क्या है, ये फॉर्मूले में डेंजर क्या है, दिस फॉर्मूला इज अप्लीकेबल ओनली व्हेन बल्क डिस्काउंट आर नॉट अलाउड, क्वांटिटी डिस्काउंट आर नॉट अलाउड। क्वांटिटी डिस्काउंट मतलब ज्यादा क्वांटिटी एक साथ खरीदने से रेट पर यूनिट कम पड़ता है, उसको बोलते हैं क्वांटिटी डिस्काउंट। क्वांटिटी में डिस्काउंट नहीं, क्वांटिटी डिस्काउंट मतलब एक साथ ज्यादा खरीदने से रेट पर यूनिट कम पड़ता है, ऐसे सिचुएशन में ये लगता नहीं। और फिर हाउ टू फाइंड ऑर्डरिंग कॉस्ट, तो ये लिख लीजिए आप पहले थोड़ा सा, ये फॉर्मूला तो लिख लिया होगा आपने, लिख लिया ना, EOQ इज इक्वल टू अंडर रूट 2AO अपॉन आई। फिर इसके बारे में 2 शब्द लिख लीजिए कि दिस फॉर्मूला इज अप्लीकेबल ओनली व्हेन, this formula is applicable only when the quantity discounts are not allowed, only when the quantity discounts are not allowed। quantity discounts are not allowed मतलब कितना भी खरीदो एक साथ, कम खरीदो कि ज़्यादा खरीदो, पर यूनिट का रेट सेम पड़ेगा, एक ही भाव। 1 किलो खरीदोगे तो भी वही भाव, 100 किलो खरीदेंगे तो वही भाव, 1000 किलो खरीदेंगे तो भी वही भाव। जनरली ऐसा होता नहीं रियल लाइफ में, व्हेन यू गो फॉर बल्क परचेसेस दे विल ऑलवेज गिव डिस्काउंट, याद है ना आपको। तो फिर वैसे केस में क्या करेंगे आप, यदि डिस्काउंट अलाउड है तो क्या करेंगे, ये ऐसा ही करना पड़ेगा, ठीक है, ये ऐसा ही करना पड़ेगा, उसके लिए कोई उपाय नहीं। फिर इसमें आप ये ध्यान रखो कि ऑर्डरिंग कॉस्ट इज इक्वल टू A बाई क्यू इंटू ओ, वो लिख लीजिए आप, वो लिख लीजिए, भूल जाएंगे आप, याद करना है आप। टोटल ऑर्डरिंग कॉस्ट पर एनम इज इक्वल टू A बाई क्यू इंटू ओ, देन टोटल कैरिंग कॉस्ट को होल्डिंग कॉस्ट बोलते हैं, पर एनम इज इक्वल टू Q बाई 2 इंटू आई। Q बाई 2 क्या है, एवरेज स्टॉक है, ये एवरेज स्टॉक क्वांटिटी मल्टीप्लाइड बाय आई। Q बाई 2 इज एवरेज स्टॉक क्वांटिटी, एवरेज में कितने यूनिट्स रहेंगे, मल्टीप्लाइड बाय आई। फिर उसके बाद ऑर्डरिंग कॉस्ट, कैरिंग कॉस्ट, और फिर मटेरियल कॉस्ट, मटेरियल्स टोटल, ऑफ कोर्स टोटल मटेरियल्स कॉस्ट पर एनम इज इक्वल टू A इंटू सी, A इंटू सी। ठीक है, फिर इसको स्टार लगाइए, स्टार लगाइए। अगेन ये एक और अजम्पशन है, एक और अजम्पशन है, जैसे हमने बोला था आपको कि भी हमने शून्य स्टॉक था, एक बार और देखिए, शून्य स्टॉक था, 300 पे आ गए,
शून्य स्टॉक था 300 पे आ गए, फिर शून्य होने तक कि हमने कुछ नहीं किया, मतलब फिर से ऑर्डर प्लेस नहीं किया, कंज्यूम करते गए। जब स्टॉक शून्य हो गया, जीरो हो गया, तो नेक्स्ट कंसाइनमेंट मंगवाया, फिर स्टॉक जब जीरो हो गया तो नेक्स्ट कंसाइनमेंट मंगवाया। ऐसा करेंगे तो काम चौपट हो जाएगा। पूरे टायर खत्म होने दिए, बाद में ऑर्डर के हेलो नेक्स्ट टायर कंसाइनमेंट भेजो, तो तुरंत भेजो, स्टॉक खत्म हो गया। अब तुरंत कैसे आएगा? चेन्नई से आ रहा है दिल्ली में टायर, तुरंत कैसे आएगा? तो क्या होगा? फिर 7 दिन लगेगा ट्रक आने को, तो 7 दिन के लिए प्रोडक्शन बंद ही करना पड़ेगा, स्टॉक ही तो नहीं ना आपके पास। तो फिर क्या करना चाहिए रियल लाइफ में हमने? तो जब हमारे पास सफिशिएंट स्टॉक है तभी नेक्स्ट ऑर्डर प्लेस कर देना चाहिए। नहीं समझ रहे? आपको चेन्नई से आने में 7 दिन लगते, रोज के आपको 10 टायर लग रहे, तो जब आपके पास 70 टायर बचेंगे तभी जब ऑर्डर प्लेस कर दो ना भैया, जल्दी भेजो। तो आते आते शायद आपका स्टॉक खत्म हो। कुछ समझ रहे? इसका मतलब है कि हम ऐसा रियल लाइफ में कभी नहीं करते, शून्य होने तक के वेट नहीं करते। आपकी गाड़ी में आप पेट्रोल भरते हो, पूरा खत्म होने के बाद ही भरते क्या? लेट इट स्टॉप फर्स्ट, ठीक है? तो रास्ते में गाड़ी चलते चलते रुक जाए तब बोले चलो अब धक्का मार के पेट्रोल पंप ले जाओ, फुल करो। व्हाट यू डू? दे ऑलवेज कीप अ प्रोविजन ऑफ रिजर्व, इंडिकेटर वगैरह रहते गाड़ी में कि भैया रिजर्व पे आ गया। फिर रिजर्व पे आने के बाद भी थोड़ा अपन इधर उधर चला ही लेते हैं, ठीक है? तो बोले आज का दिन तो चल ही जाएगा, चला लेते हैं, फिर एक आध दिन रास्ते में गाड़ी बंद पड़ती है। बट दोज आर वेरी पर्टिकुलर, वो क्या करते हैं? जब जीरो पे आ जाता है, मतलब रिजर्व पे आ जाता है, इंडिकेटर रिजर्व बताता है गाड़ी का, तभी अपन एट द अर्लीस्ट नियरेस्ट पेट्रोल पंप पे जाके फुल टैंक कर लेते पैसे, फिर से चलो, ठीक है? तो दैट डिपेंड्स ऑन योर मेंटेलिटी। मतलब कुछ लोग रिस्क एवर्स रहते हैं, मतलब उसको रिस्क बिल्कुल नहीं चलती, जैसा मैं हूँ, आई एम रिस्क एवर्स। अपने कोई भी चीज़ में कुछ भी रिस्क नहीं चलती, तो व्हाट आई डू, आधा टैंक हो गया कि फिर उस दिन रात को बर्डी अपना उधर वो वाड़ी में जाते हैं, सस्ता मिलता है पेट्रोल वहाँ पे, वाड़ी जाते हैं, ठीक है? और वहाँ पूरा फुल कर लेते फिर से, ताकि कभी भी इमरजेंसी में कहीं भी जाना पड़े, दूसरे गाँव को भी जाना पड़े, तो गाड़ी में आधे टन की पेट्रोल तो कम से कम रहता ही है, मिनिमम स्टॉक। सो देयर हैज टू बी सर्टेन सेफ्टी स्टॉक। और यहाँ पे हम ये मान रहे हैं कि सेफ्टी स्टॉक जीरो है, यहाँ पे ये मान रहे हैं कि सेफ्टी स्टॉक जीरो है। यदि सेफ्टी स्टॉक है तो ये कैरिंग कॉस्ट कुछ अलग आएंगी। वो क्या आएंगी वो आगे के प्रॉब्लम में देखते हैं, सब कुछ एक ही प्रॉब्लम में समझेंगे तो कठिन हो जाएगा। फिर यहाँ लिख के रखो कि इन दिस फार्मूला, यानी ये जो फार्मूला है हमारा, इसमें इन दिस फार्मूला स्टार लगा के लिखो, इन दिस फार्मूला इट इज अस्यूम दैट सेफ्टी स्टॉक इज जीरो या मिनिमम स्टॉक इज जीरो। मिनिमम स्टॉक जीरो माना हमने, मिनिमम स्टॉक इज जीरो। अब जीरो मानने से क्या हो गया? Q से जीरो तक आ गया, 300 से जीरो तक आ गया। लेकिन आप सेफ्टी स्टॉक रखते हो 100 का, तो 100 से 400 तक स्टॉक रहेगा आपका। कुछ समझ रहे क्या? यदि आप मिनिमम स्टॉक 100 का मानते हो, इसको बोलते सेफ्टी स्टॉक या मिनिमम स्टॉक 100 का मानते हो, और फिर 300 यूनिट आ जाएंगे आपके पास, तो 300 आ जाएंगे तो ये 400 हो जाएगा। कुछ समझ रहे? 100 यूनिट मिनिमम स्टॉक है, 300 का ऑर्डर प्लेस किया, 400 हो गए, और जब 100 खत्म होंगे तब तक दूसरा ऑर्डर आ जाएगा, फिर 100 खत्म होंगे तब तक दूसरा ऑर्डर आ जाएगा। इसका मतलब देन इन दैट केस योर इन्वेंट्री मूव बिटवीन 400 एंड देन इन दैट केस Q/2 यानी 400 Q/2 नहीं होगा, एवरेज स्टॉक होगा ओपनिंग यानी मिनिमम प्लस मैक्सिमम डिवाइडेड बाय 2, यानी 400 प्लस 100 500 डिवाइडेड बाय 2 250। अब वो 250 कैसा है? 150 आ गया था पहले, और 100 तो कांस्टेंट मेंटेन करना है, इसलिए उसको ऐड कर देना पड़ेगा। बहुत ज़्यादा कारागिरी नहीं है उसमें, लेकिन अभी आपको नहीं समझेगा तो हरकत नहीं, पहले इसको कॉन्सेंट्रेट करते हैं, इसके ऊपर भी प्रॉब्लम लेंगे अपन बाद में। चलिए, लर्निंग इज अ प्रोसेस, थोड़ा स्टेप बाय स्टेप आगे बढ़ना पड़ता। पहले से एकदम बम्पर डोज दे दिया तो बोले कि अरे बाप रे क्या हो गया, ठीक है।